वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्लास 11th के सेकंड लेक्चर में। और क्लास 11th का सेकंड लेक्चर जो है वो आपका लॉज ऑफ मोशन के बारे में है। तो लॉज ऑफ मोशन में बच्चों लास्ट फर्स्ट लेक्चर जो लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से फर्स्ट लेक्चर देख लें ताकि आपको पता चल सके कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। तो आज वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होता है? संवेग जो कि वस्तु की गति में होता है। अगर वस्तु गति में है तो उसमें संवेग निहित है। और संवेग क्या करता है? वस्तु में बल लगाने की क्षमता रखता है अगर वो दूसरे सरफेस से टकराए। ये मैंने कल समझाया था और इसका एक्सप्रेशन भी मैंने बताया था कि जो इसका संवेग है वो होगा क्या। तो संवेग का फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि संवेग P इज इक्वल टू होगा mv। संवेग P इज इक्वल टू mv, ये संवेग का जनरल फॉर्मूला है बच्चों। आप थोड़ा आज डिस्कस करेंगे इसके स्पेशल केसेस के बारे में, क्या क्या इसकी स्पेशल केसेस हैं। ओके, केस फर्स्ट, यदि मेरे पास दो पिंड है, दो सिस्टम है, यदि दो वस्तु के संवेग समान है तब इनके वेग की तुलना। बात समझ आई मेरी? अगर मेरे पास कार जो कि मास में कम है और वही ट्रक जिसका मास अधिक है, यहां पर दोनों सिस्टम एक समान संवेग से चल रही हैं, तो बताना यह है कि इन दोनों के वेगों की तुलना कैसे करें। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहां पर आपको m1 इज इक्वल टू m1v1 मिला, ठीक, और वहीं दूसरे के लिए P2 इज इक्वल टू m2v2 मिला। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि संवेग जो है वो सेम है। तो संवेग सेम होने की वजह से P1 और P2 आपस में इक्वल कर दीजिएगा। यहां से आपको m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सिंस अगर m1 की वैल्यू बड़ी होगी m2 से, मान लेते हैं कि पहला वाला जो है वो ट्रक है, तो ऐसे केस में बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? दोनों के वेगों का अनुपात। कहानी यह है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। कब? जब दोनों समान संवेग से चल रहे हों। तो ध्यान दीजिएगा कि भारी चीजें और हल्की चीजें अगर समान संवेग से चल रहे हैं, समान प्रभाव डालती हैं, तो दोनों में वेग का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। भारी चीजों का द्रव्यमान अधिक है इसलिए वेग कम होगा। आगे नेक्स्ट बच्चों, इसी में दूसरे केस के बारे में डिस्कस अगर मैं करूं तो दूसरे केस के बारे में, यदि दो वस्तु है जिनके वेग समान हो बच्चों, ठीक है, अगर दो वस्तुओं के वेग समान हो तब इनके संवेगों की अगर मैं तुलना करूं तो क्या होगा? केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में बच्चों क्या करना है कि हमारे पास पहला m1v1 पहले वाले पिंड के लिए, वहीं अगर मैं दूसरे वाले पिंड के बारे में बात करूं तो इसका हो जाएगा m2v। v इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं बता सकूं कि दोनों का वेग जो है वो सेम है। तो पहले वाले के लिए m1v और दूसरे वाले के लिए m2v। अब क्या करना है? दोनों को एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए। अतः P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। यहां से आपको क्या समझ में आई बात? यहां से कह सकते हैं कि यदि m1 अधिक है किससे? m2 से, तब P1 बड़ा होगा किससे? P2 से। कहानी यह है कि अगर दो सिस्टम है, दो वस्तुएं हैं जिनमें एक का द्रव्यमान अधिक है दूसरे का द्रव्यमान कम है, और वहीं द्रव्यमान अधिक वाले और द्रव्यमान कम वाले दोनों समान वेग से चल रहे हैं, तो जब सामने वाले से टकराएंगे तो सामने वाले वस्तु पर प्रभाव भारी वाले का अधिक होगा। मतलब ये है कि भारी वाले वस्तु का संवेग अधिक होगा, उसका प्रभाव इंपैक्ट अधिक होगा। बात क्लियर हो रही है? वही कारण है कि अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से चलते हुए कार से टकराएंगे और 2 मीटर पर सेकंड से चलते हुए अगर ट्रक से टकराएंगे तो ट्रक से आने वाली चोट बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों हम लोग कि इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ, इसका हम संवेग के लिए वक्र
अगर बनाए तो कैसा बनेगा, संवेग के लिए वक्र ग्राफ। तो सबसे पहले पहला केस P इज इक्वल टू mv में अगर मैं ये कहूं आपसे कि द्रव्यमान नियत है, यदि मास जो है वो नियत है, नहीं बदल रहा है, तो ऐसे केस में अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये हो गया P, ये हो गया बच्चों V। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे संवेग वस्तु का बढ़ता जाएगा, प्रभाव उसका बढ़ता जाएगा। ये पहला ग्राफ होगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये P प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ है। ठीक, अगर मैं बात करूं वही सेकेंड पॉइंट के बारे में, तो दैट इज सेकेंड दिस वन फॉर P इज इक्वल टू अगेन mv, ये तो फॉर्मूला ही है बच्चों। यहाँ पे अगर मैं ये आपसे कहूं कि P अगर नियत हो, अगर P नियत हो जाए, P नियत होगा तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब यहाँ पे अगर मैं m और v के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। बात समझ आ रही है? ये क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यदि उस वस्तु का संवेग क्या हो, नियत हो। मतलब ये एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कहलाएगा। तो आई होप ये ग्राफें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों गति विषयक द्वितीय नियम क्या होते हैं। ओके, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, सेकंड लॉ। देखिए पहले लॉ में तो ये पता चलता है कि एग्जैक्टली बल की उपस्थिति है या नहीं, उसके बारे में उसके अस्तित्व का पता चलता है। और वहीं अगर मैं दूसरे नियम के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे उस वस्तु पर जो वस्तु चल रही है, उस वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उस कारकों के परिमाण के बारे में जानकारी हमें इस नियम के अंतर्गत मिलती है। मतलब यहाँ पर हम वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करते हैं। मतलब द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार वस्तु के गति में परिवर्तन होने पर, गति में परिवर्तन होने पर वस्तु पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए चेक करते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। आपको मैंने क्या बोला कि वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर गति बदलेगी तो सीधी सी बात है संवेग बदलेगा। अगर कोई कार अगर चल रही है, अगर आराम से चल रही है, कोई ब्लॉक अगर चल रहा है तो आराम से चल रहा है, अगर एक समान वेग से चल रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब उस पर कोई बाह्य नहीं लग रहा। अगर मैं ये कहूं कि उसका वेग बदल गया, इसका मतलब उसका संवेग बदल गया, संवेग बदला, इसका मतलब उस पर कोई तो ऐसा कारक होगा जो उस पर कार्य किया, और उस कारक का नाम होगा बल। और इस बल का परिमाण किस पर डिपेंड करता है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है कि एक सेकंड में वो किस दर से बदल रहा है। मतलब यहां पर किसी वस्तु पर बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ओके, तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P स्मॉल p संवेग में परिवर्तन बटे में डेल्टा T। या फिर आप इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P, यहाँ पे K लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे K की वैल्यू बच्चों मतलब कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है।
अब यहां से अब मैं इसको कुछ लिखना चाहूं तो इसको, यदि समय सूक्ष्म हो, समय मतलब समयांतराल जिसमें यह परिवर्तन हो रहा है सूक्ष्म हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत छोटे समय के लिए बच्चों हम लोग समय को क्या मानते हैं, लगभग 0, बहुत छोटा, 1 सेकेंड से कम समय के लिए हम समय को सूक्ष्म मानते हैं। तब f इज इक्वल टू लिमिट बच्चों लगाते हैं। ये मैंने बता रखा हुआ है कि अगर समय छोटा हो तो उस समय सीमा समय की बांध दी जाती है छोटे समय के लिए, डेल p अपॉन डेल t, और जहां समय जो है वो लगभग 0 के पास है, और छोटे समय के लिए हम इस लिमिट वाले फंक्शन को d फंक्शन के रूप में दिखाते हैं। तो इससे परेशान नहीं होने वाली बात बच्चों कि अगर छोटे समय के लिए निकाले संवेग परिवर्तन की दर या फिर थोड़े बड़े समय के लिए निकाले तो दोनों बल की वैल्यू छोटे समय और बड़े समय दोनों के लिए सेम ही होती है। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और इसके फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं कि और क्या लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि यदि बल बराबर dp अपॉन dt लिखते हैं, यदि बल बराबर dp अपॉन dt लिखते हैं, F इज इक्वल टू d mv अपॉन dt लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल टू होता है mv। यहां से हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, m dv अपॉन dt लिख सकते हैं। हाँ, आपको पता है कि ये क्या है, ये है वेग परिवर्तन की समय दर। सिंस हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर dv अपॉन dt को त्वरण लिखा जा सकता है, अर्थात यहां से जो बल का एक और फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा m इंटू a, मतलब किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले बलों का परिमाण हम m इंटू a मतलब वस्तु के त्वरण से भी निकाल सकते हैं कि वस्तु पर कितना बल का परिमाण कार्य करता है। मतलब यहाँ पे हमारे द्वितीय नियम जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। धीरे धीरे हम ये पता कर पा रहे हैं कि बल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें यदि उसका द्रव्यमान और उसका त्वरण पता हो। तब आगे बात करते हैं कि इन बलों का मात्रा, क्योंकि बल आ गया, जब हमारे पास कोई क्वांटिटी कोई राशि सामने आती है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम उसे मापेंगे कैसे। तो आइए चेक करते हैं इसका बल का मात्रक। देखिए बच्चों, बल के दो मात्रक होते हैं, बल के दो मात्रक होते हैं, मतलब दो अलग अलग सिस्टम में कह सकते हैं। पहला बच्चों होता है आपका एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट यूनिट, जिसको हम कह सकते हैं निरपेक्ष मात्रक। निरपेक्ष मात्रक ये क्या होता है? अगर निरपेक्ष मात्रक के बारे में बात करूं, जिसका मतलब किसी और से कोई संबंध ना हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आपका अपना स्वतंत्र मात्रक हो, उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं, निरपेक्ष कहते हैं। मतलब यह है कि अगर हमारे पास F बराबर ma फॉर्मूला है, तो इस F बराबर ma में अगर हमारे पास कोई 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई वस्तु है और वस्तु पर हम कोई बल लगा करके उसमें एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे, कोई 1 किलोग्राम या 1 ग्राम की कोई वस्तु, एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वस्तु पर कोई बाहर से कारक बल लगा करके अगर हम एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे, चाहे वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, चाहे वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, इस तरीके से वस्तु में जो आप त्वरण उत्पन्न कर रहे हैं उस कारक का परिमाण एक निरपेक्ष मात्रक कहलाएगा या फिर एकांक कहलाएगा। तो एक निरपेक्ष मात्रक या निरपेक्ष मात्रक बलों का क्या होगा? तो बलों का निरपेक्ष मात्रक वह बल है, बलों का निरपेक्ष मात्रक वह बल है जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु में
एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, कहानी क्लियर हो रही है। एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक कोण उत्पन्न कर देगी, तो इसे हम लोग कहेंगे बलों का निरपेक्ष मात्रक। बल के निरपेक्ष मात्रक के भी दो अलग अलग पद्धतियां हैं। पहले जैसा कि मैं बात करूं एसआई पद्धति में, इसमें एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन या फिर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों कैसे आया, तो ये द्रव्यमान और ये त्वरण है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में बल का जो निरपेक्ष मात्रक है वो न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, इसी में अगर मैं बात करूं सीजीएस पद्धति में, ये भी पद्धति है, ये पद्धतियों के बारे में भी हमने बता रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पर बल का मात्रक हो जाएगा डाइन, डाइन होता है, इसे हम कहते हैं बच्चों 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एकांक ग्राम के द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण उत्पन्न करता है इसे हम एक डाइन कहते हैं। तो बता दूं मैं 1 न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, याद रखिएगा बच्चों। एसआई पद्धति में ये न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। क्या, बल का निरपेक्ष मात्रक। अब इसके बीच में एक रिलेशन भी बच्चों देख लीजिए, न्यूटन और डाइन के बीच में एक रिलेशन भी स्टैब्लिश कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। आपको पता है बहुत अच्छे से कि 1 न्यूटन को हम कहते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को रहने दीजिए बच्चों और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने की कोशिश करिए, तो ये हो जाएगा ग्राम। मीटर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर और ये हो जाएगा पर सेकंड। तो यहां से 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये कहानी हो गई किसकी, ये कहानी हो गई आपकी न्यूटन और डाइन के बीच में संबंध की। फटाफट से चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि बल के मात्रक में दूसरा मात्रक क्या होता है, तो वो है आपका गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रक, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल नाम से ही जैसा कि लग रहा है कि गुरुत्व पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय मात्रक कैसा निर्भर, अगर हमारे पास एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वस्तु को हम मुक्त रूप से छोड़ देते हैं और पृथ्वी किसी वस्तु को अगर अपनी ओर खींचती है, तो हर वस्तु को वो जब भी खींचेगी तो उसमें 9.8 या फिर गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकांक द्रव्यमान की वस्तु में वो इतना गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर देगी और वो सब में बराबर करती है, सब में सेम करती है, सब में इक्वल करती है, किसी में कम या अधिक नहीं करती है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगाया गया त्वरण, पृथ्वी के द्वारा एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगाया गया त्वरण या फिर उत्पन्न किया गया त्वरण जिस बल के द्वारा होता है, उस बल को हम बल का गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर वह बल जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर दे, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर दे, इसे हम क्या कहेंगे, बल का गुरुत्वीय मात्रक। या बल का गुरुत्वीय मात्रक कहलाएगा। ये भी तो होता है बच्चों। अब ये कैसे, पहला अगर मैं बात करूं एसआई पद्धति में, तो अगर मैं एसआई पद्धति में बात करूं तो इसका मात्रक बच्चों होता है 1 किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार, F मतलब यहाँ पे फोर्स से है 1 किलोग्राम भार। 1 किलोग्राम भार की जो वैल्यू होगी उसे हम न्यूटन में बदल सकते हैं। तो 1 किलोग्राम भार को अगर मैं न्यूटन में बदलने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन होता है बच्चों। इसका 9.1 9.8
न्यूटन। अगर वही मैं बात करूं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, तो इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में होगा 1 ग्राम फोर्स। सीजीएस में इसका 1 ग्राम फोर्स, और ये हो जाएगा आपका 980 डाइन। याद रखेगा 980 डाइन, मतलब यहां पर 1 kgf 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन होता है। तो ये मात्रक आपके गुरुत्वीय मात्रक के अंतर्गत आते हैं। तो यही होते हैं दोनों मात्रक बलों के। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा कि बल के गतिज नियम को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे उसको कैलकुलेट करें, उसके मात्रक क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में और इससे जुड़े कुछ तत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।